ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद करो जल्दी से, बोलो। डिफरेंशियल कैलकुलस। वेरी गुड, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था। उसका जल्दी से रिकैप करके एक उस पे रिकॉल टेस्ट करके उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। उसकी कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम समझ लेंगे, राइट। और ये जब आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को मॉड्यूल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन साइड बाय साइड करते रहो। किसी की अगली 2-3 क्लास के बाद हम मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन भी करेंगे। मॉड्यूल कौन सी करनी है, मैं आज वापस से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपकी रिसोर्स शीट पे अपलोडेड भी है। 1102 के नाम से होगी, मैथमेटिकल टूल नाम से। उस मॉड्यूल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर आप चाहो उसमें लॉगरिथम भी दिया हुआ है, तो जिसको अगर फंडामेंटल लॉग का भी पढ़ना है तो वहां से वो कवर कर सकता है। लॉग खैर मैं फंक्शंस में पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको वहां से करना है तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक मिनट, स्क्रीन बंद हो गई है। यस सर। हाँ, ये मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग किस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन मेरे पास आया था n x की पावर n माइनस। ये फंडामेंटल डिफरेंशिएशन हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि डिफरेंशिएशन बेसिकली कहाँ पे यूज होता है। तो हमने फिजिक्स में देखा है कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का हम यूज कर सकते हैं, राइट। और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, कोई बताएगा? ज्योमेट्रिकली क्या देता था ये कर्व के टर्म्स में? स्लोप देता था। किसका स्लोप? एक्स और वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट लाइन का। हाँ, हाँ, और सोचो, सही बताया किसने बताया? प्रिंस। और आप भी सही बता रहे थे लगभग। क्या बता रहे हो, बताओ वापिस से। जो लाइन का होता है उसको स्लोप देता है। नहीं, लाइन का नहीं स्लोप। देखो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो लाइन बनेगा उसको स्लोप देता है। अच्छा, ठीक है। अब इसको और अच्छे समझो। कभी आप ध्यान रखना, सब लोग, बाकी लोग जिसको नहीं पता अब याद रखो। अगर मान लो आपका ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई कर्व है y इक्वल टू fx, मान लो ये कर्व है y इक्वल टू कोई फंक्शन है, fx का फंक्शन है कोई। इस फंक्शन पे अब मान लो मेरे को बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट सम पॉइंट x1, y1। dy बाय dx की वैल्यू x1, y1 पे क्या डिनोट करेगी, ये पूछा गया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। चलो एक काम करो, इसको ले लो y इक्वल टू सपोज कर्व का ले लिया आपने x² + 2। मान लो ये कोई कर्व है और बोला कि फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू, dy बाय dx की वैल्यू किसी एक पॉइंट, अब कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, मान लो 1,1, ठीक है। 1,1 पे dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो अब देखो ये ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करेगा, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले मान लो कोई पॉइंट होगा 1,1 इस कर्व के ऊपर, कहीं भी रैंडम कंसीडर कर लेता हूं। देखो इस कर्व को तो अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं, ये कर्व दिखेगा कैसा? देखो y इक्वल टू x² ओरिजिन से पास करता है, आया ना। y इक्वल टू x² कैसा होता है? ऐसा पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, x² + 2 है तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है। 1,1 यहाँ पे कहीं आएगा, उस पे वैल्यू क्या होगी 3, सॉरी 1,3 ले लो। एक काम करो, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है 1,3, x को 1 रखने में y3 आ रहा है। तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन एट 1,3 क्या आएगा? मुझे बता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय dx, जल्दी से। x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0। वेरी गुड। तो इसका डिफरेंशिएशन आया 2x और इसमें पॉइंट रख देंगे 1,3,
1,3 मतलब x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 3, y तो है नहीं तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 2 है ना। तो यहाँ से dy by dx एट अ पॉइंट ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू क्या डिनोट करता है, ये वैल्यू क्या डिनोट करता है, ये सिखाया था मैंने क्या बताया था कि ये वैल्यू जो है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है P 1,3, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, गुड इवनिंग, दैट इज tan थीटा, ये आपका dy by dx डिनोट करेगा एट दैट पॉइंट। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। क्या सीखा था कि dy by dx एट एनी पॉइंट represent the slope of tangent at that point, represent the slope of dy by dx at any point represent the slope of tangent at that point। क्या अब याद आ रहा है, बोलो Yes, बोलो बच्चों। yes, yes sir. sir dy by dx का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या सिखाया कि किसी पॉइंट पे dy by dx, किसी कर्व में किसी पॉइंट पे dy by dx क्या डिनोट करता है, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो मेरा dy by dx डिनोट करेगा, पहली चीज। इसके बाद हमने एक और इसी से रिलेटेड एक और चीज देखी थी कि अगर dy by dx पॉजिटिव आता है तो वो क्या, वो कर्व के बारे में क्या बताता है, और dy by dx अगर नेगेटिव आता है तो कर्व के बारे में क्या बताता है, और dy by dx अगर 0 है तो क्या शो करता है, बताओ। पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, Slope of पॉजिटिव है तो मतलब इसका मतलब है कि मिनिमा वो जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, उसका जो कर्व होगा डाउनवर्ड जाएगा। हाँ, कर्व कैसा होगा, नेचर ऑफ द कर्व कैसा होगा, वेरी गुड, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड जरूर नहीं, डिक्रीजिंग होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं बोलेंगे बेटे, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है, सही है, बोलो। yes, dy by dx अगर नेगेटिव है तो decrease decreasing, कर्व कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। और अगर किसी पॉइंट पे dy by dx 0, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, maxima or minimum। वेरी गुड, उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बहुत बढ़िया, मतलब सबको चीजें पता चल रही है। तो कभी भी किसी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू पता करनी है, किसी भी पाथ की, किसी भी कर्व की, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर उस पे पता करना कि कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा आएगा, डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट कर दो। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, पता कर लो x की वैल्यू क्या आ रही है। जो भी x की वैल्यू आएगी उस पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। क्लियर है, yes, बोलो। Yes sir। सर डबल अब इसमें डिफरेंशिएशन सर क्या शो करता है ग्राफिकल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बताने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। अब अभी मैंने क्या सिखाया कि dy by dx को, जहां पे भी dy by dx मेरा 0 आ रहा है, या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या तो वहां मिनिमा होगा। लेकिन कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करें। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बच्चों, जो एक बार डिफरेंशिएट करे फिर सेकंड टाइम जब वापस डिफरेंशिएट करे, उसका मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं तो वो ऐसे डिनोट करेगा, y डबल डैश। अगर डबल डिफरेंशिएशन समझते हो, तो मान लो y इक्वल टू, मान लो 5x की पावर 4, इसका y डैश क्या होगा, ये 4 आगे आ जाएगा, 20x क्यूब, और y डबल डैश करूंगा तो एक बार वो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60x स्क्वायर। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो अब मैंने क्या सिखाया कि dy by dx अगर कहीं 0 है, या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे मैक्सिमा, अगर उस पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये पता करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन करें। तो बेसिकली क्या रूल है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन उस पॉइंट पे आपने डबल डिफरेंशिएट करा, मान लो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट रख दिया जिस पे भी आपको चेक करना है कि वहां पे मैक्सिमा है मिनिमा है, तो अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट आपने रखा, अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो आपको लिखना मिनिमा, याद रखना, उल्टा होता है। अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन आपका पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, बोलो, minima, ठीक है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर नेगेटिव आ गया, उसका डबल डिफरेंशिएशन किया maxima, आपने, हाँ वेरी गुड, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट आपने रखा, वो पॉइंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, मतलब उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, देखो वापस सिखा रहा हूं, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करा और आपने कोई पॉइंट रखा x1, y1, उस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों में से एक चीज होगी।
अब मैक्सिमा कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, ये चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट रखा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। हाँ प्रिंस, हाँ प्रिंस पूछो, आपने हैंड रेज किया। जीरो का डिफरेंशिएशन कैसे, जीरो का जीरो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको कुछ चीजें फंडामेंटली याद रखना है, खैर इनको डिटेल में हम आगे पूरी 12th में देखते हैं, ठीक है। चलो अब एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर बेस पे रिकॉल टेस्ट में पोल लॉन्च कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, सबको आंसर उस पोल पे रखना है, ठीक है। आपका जो जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का आप पोल पे लॉन्च कर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। एवरीवन प्लीज ट्राई, प्रॉपर्ली ट्राई करो, आपके जो समझ में आता है वैसे ट्राई करो। हाँ डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन घर हम 12th में देखेंगे। ये चैप्टर जो है ना डिफरेंशियल कैलकुलस, या लगभग पूरा 1 महीना चलेगा। अभी सिर्फ हमको फंडामेंटल समझना है, जितना काम का उत्तर। डबल डिफरेंशिएशन बेसिकली कॉन्केविटी दिखाता है, लेकिन वो अभी आपके काम की नहीं है, जब मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा तब आप हम सीखेंगे, ठीक है। सब लोग ट्राई करो, वो पोल पे आंसर करो क्या क्या आएगा। तीन क्वेश्चन है, तीनों को कोशिश करना। सब लोग पोल पे आंसर करना, ठीक है एवरीवन। पोल आपको राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा, आपका जो भी आंसर आया है उस पोल पे लिखना है। डन एवरीवन, ठीक है। Yes. ओके आर्यन, कोई बात नहीं, फर्स्ट और थर्ड का सही से कर देना, ठीक है। मैं नोट नोट कर लूंगा आपका नाम। एंड करूँ पोल, सबने वोट कर दिया एवरीवन, कोई बाकी तो नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया है, बाकी लोग भी दो, ठीक है। ठीक है, सीखो बच्चों। A particle is moving along the x-axis, the position is given with respect to time, तो ये पोजीशन आपको दिया हुआ है। पूछा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अब डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी पूछी, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आएगी, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू, बोलो, dx upon dt. ds अपॉन dt। अब यहाँ पे s की जगह x है, तो फॉर्मूला क्या है, ds अपॉन dt। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दिया हुआ x के टर्म्स में, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। बेसिकली इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको t के रेस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएशन, t क्यूब
माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 20। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12 है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको याद है ना, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, इसका 6t और इसका 12 हो जाएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई बच्चों। आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड। अगर इसको वापस से मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t माइनस 6। किसी का माइक ऑन है प्लीज, ऑफ कर दो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सीलरेशन मिल गया। अब जो जो भी चीजें क्वेश्चन पूछी गई है फटाफट निकाल लो। फर्स्ट बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? t is equal to 0. एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो आपको सिंपली क्या करना है, वेलोसिटी में t की जगह 0 पुट अप करो, है ना? Yes. t की जगह 0 पुट अप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आया था सबका? बोलो। Yes sir. वेरी गुड। इनिशियल एक्सीलरेशन मतलब इनिशियली एक्सीलरेशन कितना होगा? तो t इक्वल टू 0 करोगे तो -6, तो इनिशियली नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा -6। यहाँ पे t को 0 पुट अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -6। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो एक्सीलरेशन कब 0 का, पहले ये पता कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूं मैं। एक्सीलरेशन 0 कब होगा ये पता करने के लिए एक्सीलरेशन को 0 से इक्वेट किया। अब एक्सीलरेशन है कितना आपका? 60 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन 0 किस टाइम पे हो रहा है ये पता कर रहे हैं। तो यहाँ से वेरी गुड, t इक्वल टू 1 सेकेंड आया, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। अब उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी ये पूछा गया था। वेलोसिटी कितनी निकली आपकी? 3t। वेरी गुड। अब यहाँ पे t की जगह 1 रख देना, तो t की जगह 1 रख दोगे तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 3 माइनस 6 प्लस 12, दैट इज नथिंग बट हाउ मच? 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन, ठीक है, हमने जो सीखा था लास्ट क्लास में। एक को लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो बोलो। इनिशियल वेलोसिटी कैसे आई 12? स्लाइड दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो। कोई डाउट है पूछ लो। इनिशियल वेलोसिटी 12 कैसे आई? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा है। तो इनिशियल मतलब जैसे पार्टिकल स्टार्ट हुआ उस समय वेलोसिटी क्या होगी? तो जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी कैसे निकाली? जो भी डिस्प्लेसमेंट था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी मिल गई। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गई? वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रख देंगे अगर, तो इसमें t इक्वल टू 0 रख दो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 12। ये कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। हाँ, वैसे इनिशियल एक्सीलरेशन कैसे आएगा? इनिशियल एक्सीलरेशन कैसे आएगा? वापिस से t इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखोगे तो वो आ जाएगा -6। ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और सोचो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ग्राफ मत प्लॉट करना, सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट बताओ तो आंसर कितना आएगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? एक पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? किस टाइम पे आएगी? टी की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा? ये क्वेश्चन है। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि टी की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। नाइन बाय 10। ओके,
क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? वही अभी जो हमने सीखा, मैक्सिमा या मिनिमा। हाँ बताओ, कौन बताएगा? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है? dx upon dt equal to 0. डबल डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आएगा? जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये एक्स आपको दिया हुआ था, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 90 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये dx by dt आ गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आपको पता है कि डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन को कैसे इक्वेट करना पड़ता है? जीरो से। तो जो भी डिफरेंशिएशन आप आया आपका, दैट इज 10t - 9, इसको आपने जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ गई 9/10। ये t थोड़ी पूछा था, आपको पूछा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा ये कैसे पता चलेगा? पहले क्रॉस चेक तो करो कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा। होता है सर, उसको देख के। हाँ, अब देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो। डबल डिफरेंशिएशन करके देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तभी पता चलेगा ना मैक्सिमम है कि मिनिमा है। क्लियर है? पॉजिटिव। तो आपको देखो dx by dt कितना आया था? व्हाट वाज dx by dt? 10t - 9। क्लियर है? यस सर। है ना? एक बार चेक करो, यही था ना? हाँ। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 10। लेकिन अब वो तो कांस्टेंट आ गया, तो वहां पे तो अब रख नहीं सकते पॉइंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा? 10। पॉजिटिव आ गया, तो वहां पे तो पॉइंट रख नहीं सकते। अब देखो, इसको फिर अपन को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। ये ग्राफ किसका है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोल। तो पैराबोल। और दूसरी चीज आपको देखो, डबल डिफरेंशिएशन से पता चल रहा है कि जब इसका अपन ने डबल डिफरेंशिएशन किया, अपना dx by dt कितना आया था? पहले ये सोचो, dx by dt आया था मेरा 10t - 9। इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ रहा है? 10, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। अरे है ना? यस सर। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो बताओ क्या आएगा? मैक्सिमा कि मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा। उल्टा होता है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या आता है? मिनिमा आता है। तो आपका इस पॉइंट में मैक्सिमा आएगा क्या? नो सर। नो सर। मतलब आपका आंसर गलत था। जिसने भी 0.9 बोला, इट्स अ रॉन्ग आंसर। आपने क्रॉस चेक ही नहीं किया। बताई थी वैल्यू सर मिनिमम के लिए। उस पॉइंट पे आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। अब समझ में आया? आप लोगों ने जल्दबाजी में 0.9, बहुत सारे बच्चों ने 0.9 आंसर दे दिया, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा। और आपको पता भी है ये पैराबोला है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। और मुझे उस पीक पॉइंट पे क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। पीक पॉइंट पे क्या मिलता है? मिनिमा। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करें? पर इसके रूट्स निकल सकते हैं? 5 3 15, 15 के रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसका डी कैसा है? 81 - 60। डी भी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब दो कट करके जाएगा। 9/10 पे इसका मिनिमम आएगा। पहली चीज ये तो पता चल गई। इसका ग्राफ अगर मैं प्रिडिक्ट करूं, 9/10 पे मिनिमम आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना रहा हूं x वर्सेस t। t इक्वल टू 9/10 पे 0.9 पे क्या आएगा? मिनिमम आएगा। इसका ग्राफ कुछ, और t को 0 को 3 से पास, ऐसा कुछ होगा। सॉरी, इसका ग्राफ अगर प्रिडिक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। और t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी? 3। तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी? 3। तो ऐसा ऐसे ऐसे प्रिडिक्ट करना है ग्राफ। और t इक्वल टू 0.9 पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। क्लियर है? ये ग्राफ समझ में आया कैसे बनाया मैंने? t इक्वल टू 9/10 पे मिनिमा है, तो इसको 9/10 पे मिनिमा है। और y एक्सिस, इसको एक्सिस y एक्सिस को कहां पे कट करेगा?
जहाँ पे t0 तो t0 जैसे t को 0 रखा x3 आ गया, मतलब यहाँ पे कट करेगा, तो ऐसा ग्राफ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, ग्राफ को देख के बताओ। ग्राफ तो इनफाइनाइटली आगे तक जाएगा, हाँ है ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। मतलब आप t को बहुत कोई लार्ज नंबर रख दो तो आपका मैक्सिमम क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसका कोई मैक्सिमम फाइनाइट नहीं आएगा। क्लियर हो गया सबको? 0.9 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ के आपके इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो वो इन्फिनिटी तक चल जाएगी। सर क्या है बात ग्राफ, समझ में? हाँ बोलो। सर ग्राफ समझ नहीं आया, ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ ग्राफ देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला। आपने 11th में ध्यान हो तो पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। उसमें भी अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला होता है। क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे मैंने अपवर्ड पैराबोला बना दिया, ठीक है। अब ये जो पीक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे डिफरेंशिएशन 0। तो मैंने डिफरेंशिएशन को जब 0 से इक्वेट किया तो मुझे t कितना मिला, 9/10। मतलब 9/10 पे मुझे मिनिमम मिलेगा। 9/10 पे x इक्वल टू, मतलब t इक्वल टू 9/10, मतलब 0.9 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो उस पॉइंट पे मैंने मिनिमा बना दिया और अपवर्ड पैराबोला था। अब ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे t, तो t को 0 से इक्वेट करोगे, t यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में t को 0 रख दो तो आपको x क्या मिलेगा, 3। तो ये कहां पे कट करेगा, 0,3 पे। और ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। हमेशा क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट t स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है। तो रिकॉल हो गया, काफी टाइम निकल गया अपना रिकॉल में। ओके अब बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी के लिए बस इतना समझो। इसको, इस चैप्टर को भी अगेन पूरा 1 महीना, 1-1.5 महीने तक हम पढ़ेंगे 12th में। 1.5 महीने तक पूरा इंटीग्रल कैलकुलस आपका चलेगा डिटेल में। कम से कम 1 महीना तो चलेगा इसे, 1-1.5 महीना। अभी के लिए हमको सिर्फ फंडामेंटल समझना है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस को अभी के लिए समझ लो, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, कोई फंक्शन है fx, अभी तक हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशन देखे। किसी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर मारो, कोई आंसर कोई एक आया नया फंक्शन gx। fx को डिफरेंशिएट करने से मान लो कोई नया फंक्शन gx आया। इसका मतलब क्या है, अगर उस gx को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे fx मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, तो gx को अगर आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन fx। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर आपने मान लो fx को डिफरेंशिएट किया तो आपको gx मिल गया, अगर आप gx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस fx मिल जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा पूछे कि बताओ, आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे, मानो फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूं कि fx की वैल्यू, व्हाट इज द फंक्शन fx सच दैट, उसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर 3x² आ रहा है, तो बताओ fx का आंसर क्या होगा? क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो डायरेक्टली? x क्यूब 6x. X cube. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² बनेगा। x क्यूब बोलो, x cube. x² किसका डिफरेंशिएशन है? X cube. क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, So x cube. Yes, Sir, sir. x cube. X cube. हाँ इतना टाइम कैसे लग गया? X इसको cube. डिफरेंशिएट करेंगे तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x² होता है? तो आपने क्या पता सर x³ का होता है। ये सबको सब एग्री करते हो इससे? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर x³ को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये मिल जाएगा, मतलब बेसिकली उल्टा हो गया। सॉरी, यहाँ तक समझ में आया आपको कि x³ का डिफरेंशिएशन क्या? अब इसको RHS को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको fx मिल जाएगा। RHS को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। 3x² का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंस, मतलब अगर एफ को डेरिवेटिव किया तो मान लो gx आ रहा है, तो अगर आप gx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। Yes, sir. डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद है? यस सर। अच्छा, tan x का डिफरेंशिएशन, अच्छा ये बताओ, चलो sin x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos 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 का माइनस साइन अब सोच समझ के बताओ, sin का इंटीग्रेशन क्या हो? minus cos x Minus cos x. वेरी गुड, माइनस cos। क्योंकि अगर क्रॉस चेक करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये आ रहा है यस माइनस cos का Yes, sir. क्या होगा, sin x हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल के साथ ऐसे रखते हैं, यहाँ पे फंक्शन fx लिखते हैं और यहाँ dx लिखते हैं। इसका मतलब क्या, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। अच्छा, जैसे अभी मैंने सिखाया था आपको, हमने ये देखा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना था, nx power n minus n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन में कहते हैं पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में ऐड हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x क्यूब, मतलब x स्क्वायर जो पावर थी वो 2 पावर किस में कन्वर्ट हो गई, 3 में कन्वर्ट हो गई, है ना। यस क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखो, डिफरेंशिएशन में हमने ऐसा सिंबल होता है डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ठीक है। आपको ऐसा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स से, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस। अब जैसे ये सारे कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में n प्लस 1 करोगे, फिर डिवाइड में n प्लस 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में n मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड होगा। cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos। याद करो log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना, क्लियर है। इन फॉर्मूले को दिमाग में छाप लो। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, तो आप क्या बोलोगे, X की पावर power में square. प्लस 1 और सेम चीज नीचे आ जाएगी, तो बताओ क्या आएगा, X की power 4. Power X four की by power 4. 4/4. प्लस सी। अच्छा याद रखना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं उसका सिंपल लॉजिक में सिखा दूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें प्लस सी कर देना, उसमें क्या कर देना, प्लस सी। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ, देखो लॉजिकली कैसे समझाऊं, देखो सुनो ध्यान से। मान लो कोई फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया और आंसर आ रहा था 1/x, ठीक है। कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने किया, उसका आंसर आ रहा था 1/x, तो पूछा किसी ने कि व्हाट इज fx, व्हाट इज fx, किसको डिफरेंशिएट करने पे 1/x आएगा, और आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, ln x, ऑप्शन बी ln x -2, ऑप्शन सी ln x +5 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। और वेरी गुड। किसको डिफरेंशिएट करे ताकि आंसर 1/x आए, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x है, ln x -2 का भी डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना। यस Clear है? सर। Yes, sir. तो आपका fx जो है वो log x भी हो सकता है, ln x -2 भी हो सकता है, ln x +5 भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस आंसर आ सकता है। हमारी बात समझ में, इसलिए क्या बोला गया, ये 1/x का इंटीग्रेशन अगर करोगे, 1/x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log x + c, जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, +c भी लिख देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया, तो बस आप याद रख लेना कि जब भी इंटीग्रेशन हम करेंगे +c भी लिख देंगे,
क्या लिख देंगे, प्लस सी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अगर लॉगरिथम में पढ़ूंगा अलग से, अभी फिलहाल यहाँ के लिए भी ध्यान रखना, इंटीग्रेशन पे भी हम कवर करेंगे, लॉग को अलग क्लास में हम कवर करेंगे। चलो, ये सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसको एकदम याद रखना। ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले और भी होते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एफ का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो ये एफ होगा क्या? करो कोशिश, जिसका भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखना। हाँ, लेवल अप होगा अभी धीरे धीरे, आज की क्लास में एंड तक जाते जाते बहुत लेवल अप होगा। आप आंसर निकाल के देखो, जल्दी से इसका आंसर निकालो कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, तो एफ क्या होगा? करो फटाफट। आ गया, वेरी गुड। आंसर दिया करो बच्चों, अभी भी बता रहा हूँ, आपके बैचेस जब बनेंगे, दो सेग्रीगेट होंगे, तो फिर पता ही चलेगा कि अगर आप क्लास में कैसे थे। ठीक है, सिर्फ चुप नहीं बैठना, कभी भी अगर आंसर दोगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, आगे जाके बैच सेग्रीगेशन भी होते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। तो बेसिकली क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो ये क्या होगा, ये पूछा गया। तो मुझे पता है इसका अगर डिफरेंशिएशन ये है, इसका इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिल जाएगा, हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड। Yes, मतलब इसको sir. इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली बेसिकली मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। 5x क्यूब माइनस 7/x⁴ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब dx माइनस 7x⁴ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाके -4 हो जाएगा। पहली चीज, इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो सकता है, जैसा डिफरेंशिएशन में होता था। कांस्टेंट भी बाहर आ सकता है आपका। यस एक्स सर। क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 माइनस, यहाँ पे भी कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 और ओवरऑल +c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवरऑल क्या लगा दोगे लास्ट में +c। तो फाइनल आंसर क्या लिख दोगे आप, 5/4 x⁴, ये देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/3 x⁻³ -3। x⁻³ को 1/x³ लिख सकते हो। x⁻³ को क्या लिख सकते हो, 1/x +3 + c। ये आपका फाइनल आंसर। चैट बॉक्स में देखा, बहुत सारे बच्चों का सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है? आई थिंक अब आप कर लोगे, एक एक करके इंटीग्रेट करना है सबको। एक बार ये सारे फॉर्मूले देख लो जो हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे। देखो, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट के तो मल्टीप्लाई हो जाता है। एक चीज याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx ऑफ, मैं पूछता हूं sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, पहले चेन रूल होता है। चेन रूल मतलब पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सबको आइडिया है इसके बारे में? Yes, sir. Yes, sir. यस तो मान लो e की पावर है 5x + 2,
तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है 5x + 2 और 5x + 2 का क्या हो जाएगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा, जो भी लीनियर का कोएफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा उल्टा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो पहले तो साइन का इंटीग्रेशन कर दोगे और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से क्या करते हो डिवाइड करते हो। आ रही बात समझ में? बोलो ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन, आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log of x, log of x है ना। तो अगर मैं आपको पूछूं 1/x + 2 का क्या होगा, देखो 1/3x का क्या होगा, तो वो भी ऐसे ही होगा log 3x, क्लियर है। और 3 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। अच्छा एक और सीखो, जैसे मान लो आपको पता करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos of 5x + 2, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, साइन, तो इसका क्या हो जाएगा sin of 5x + 2, और 5x + 2 है तो बताओ क्या होगा 5 से क्या कर दोगे हाँ 5 से क्या कर दोगे डिवाइड। तो ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले भी ध्यान रख लो। आपको पता है देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec, तो माइनस cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है cosec², है तो cosec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cot x। सर इसका प्रूफ क्या है सर? किसके प्रूफ? सर ये जो cosec² का जो है इसका ये cot में बदल जाता है, इसका प्रूफ। प्रूफ अभी थोड़ी करेंगे, प्रूफ करेंगे तो पूरी क्लास चली जाएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर को 1.5 महीना पढ़ा जाता है। कितने महीने? 1.5 महीने। 1.5 महीने की चीज हम आधे घंटे में कर सकते हैं क्या? राइट। तो अभी से इतना करना है जितना आपका कैलकुलेशन में काम आ जाए। आ रही बात समझ में? आपको अगर याद हो तो डिफरेंशिएशन का प्रूफ क्या था, आप डिफरेंशियल वो लिमिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx + f of x + h upon h, उससे आपका डिफरेंशिएशन आता था, याद है? यस सर, आपने तो रट लिया सबने कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, लेकिन उसका डेरिवेशन अभी हम नहीं करेंगे, राइट। वो सारी चीजें जिस दिन आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया जाएगा तब। अभी आपको सिर्फ याद रखना है ताकि अगर फिजिक्स और मैथ्स में कहीं कैलकुलेशन आए तो आप कर सको। ये फिजिक्स के लिए करा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना, डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो आपने डिफरेंशिएशन में क्या है उसका उल्टा इंटीग्रेट करोगे तो वो मिल जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन आपका sec² है, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये सारी बातें आपको याद रखना। एक लास्ट वाला ये भी याद रखना, 1 अपॉन लीनियर फंक्शन, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है ln x, ठीक है। तो 1 अपॉन कोई लीनियर फंक्शन आ जाए 2x + 3, तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log of 2x + 3, और 2 से 1 डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? बस फंडामेंटल अभी याद रखना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, सेम कॉन्सेप्ट है। मुझे इंटीग्रेट करना था इसका, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेट करना है cos of 3x + 2 को, समझना अच्छे से। इसका डिटेल अगेन मैं बता रहा हूँ 12th में देखेंगे, लेकिन बस आपको अभी फंडामेंटल सिखाना है, इसके लिए चीजें सिखा रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली क्या सोचा अपन ने, आपको आंसर पता क्या आएगा। इसको समझने के लिए क्या बोला गया, हाँ इसको समझने के लिए क्या बोला गया, लेट 3x + 2 का कुछ मान लो t, एक सिंगल वेरिएबल क्या मान लिया आपने t फॉर एग्जाम्पल। आ रही बात समझ में? 3x + 2 को आपने क्या मान लिया t मान लिया। अब इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना है। आपका यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, अब इस पूरे को मुझे t में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो ध्यान से। 3x + 2 को अगर आपने t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3 dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 dt। या फिर इसको ऐसा सोचो, आपने t इसको माना तो t का डिफरेंशिएशन करो x के टर्म्स में, तो t आपने क्या माना 3x + 2 को,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dt बाई dx बताओ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. dt, तो बेसिकली आप dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3dx, या फिर आप ये बोल सकते हो dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई 3, है ना। अब मैं पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जहां जहां पे भी 3x प्लस 2 है उसकी जगह तो t आ जाएगा, और जहां जहां पे भी dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt बाई 3। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt बाई 3। अब क्वेश्चन देखो क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 2 की जगह आपने क्या मान लिया? t, और dx की जगह क्या आ गया आपका? dt बाई 3। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपने बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया t और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब 1/3, अब आपको पता है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? sin t। cos t का sin t होता है प्लस sin t, ये प्लस c। अब आप फाइनल आंसर में t की वैल्यू पुट अप कर दो, फाइनल आंसर में t की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको वही आ रहा है स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। अरे हाँ है ना। Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin of 3x plus 2 डिवाइड बाय 3। तो ये जो आया है ये बेसिकली क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत जगह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में बहुत काम आएगा। आप ऐसे को t मान लो, पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx को भी t के टर्म्स में, dt के टर्म्स में लिखना है, और बाकी टर्म्स को भी x नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लूंगा, पहले इसकी स्टेप्स को ध्यान से देख लो, सारी स्टेप्स को। एक और एग्जांपल सिखाऊंगा मैं। एक और चीज देखो, मान लो आपके पास अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 5 की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ किसको t मानोगे? बोलो। 3x plus 5. 3x+5। वेरी गुड, 3x प्लस 5 को t मान लो, और पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये तो t हो जाएगा, dx को हटाना है, तो dx को हटाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन करने पे? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3dx is equals to dt. है ना। 3 इक्वल टू dt बाई dx, या फिर इसको आप बोल सकते हो 3dx इक्वल टू dt। ये dx उधर चला गया, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 dt, है ना। 1/3. क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. तो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो, 3x प्लस 5 को आपने t माना था, तो जगह t की पावर 4, और dx की जगह क्या आ जाएगा? dt by 3. dt बाई 3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, 1/3 एज इट इज। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? बोलो। t की पावर 5/5। अब t की वैल्यू पुट अप कर देना। t क्या था आपका? 3 plus 5. प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये इसका फंडामेंटल एग्जांपल था, लेकिन ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में सॉल्विंग में काम आता है। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और ध्यान से देखो। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x क्यूब प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्या दिखी मेरे को, ये जो साइन के अंदर ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है उसका डिफरेंशिएशन बाहर दिख रहा है आपको? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। Yes, sir. यस सर। आप क्या करो, इसको t मान लो, x क्यूब प्लस 5 को आपने क्या मान लिया? बोलो, t। क्लियर है? वापिस से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर dx लिख दो डायरेक्ट, dx उधर आ जाता है, और t का डिफरेंशिएशन dt, है ना। बोलो। अरे x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर, 5 का 0, और t का डिफरेंशिएशन dt, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। या dt बाई dx, dx को उधर भेज देना, तो 3x स्क्वायर dx की जगह आप क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो।
तो बेसिकली देखो ये 3x स्क्वायर और ये dx, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। अरे है ना? और ये जो Yes. इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, इसकी जगह क्या आ जाएगा? t। तो देखो आपको क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड हो गया, है ना? इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से आसान हो गया। तो sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos t प्लस c, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ cos t, t किसको माना था? x क्यूब प्लस 5 को, और प्लस c आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तो इस Yes, sir. मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम आगे डिटेल में फिर से देखेंगे, बस अभी हल्का हल्का बेसिक समझना है आपको, बाकी डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये बताओ किसको टी मानोगे? X plus X plus 2. power 5. x प्लस 2 को टी मानोगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? t की पावर 5 में। क्लियर है? अरे है ना? Yes. चलो अगला क्वेश्चन आप करो, इसको करो, प्रॉपर्ली सॉल्व करना। जल्दी जल्दी करो। किसको टी मानोगे ये बता दो। 1 plus y square. 1 plus y square. वेरी गुड। आपको पता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है। जिनको समझ में नहीं आ रहा घबराना मत, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को आपने माना टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ना आप समझ में आ जाना चाहिए। वाई 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2y dy, है ना? और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू डी टी। तो बेसिकली 2y dy की जगह क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाली जो चीज है इसको आपने माना था t, तो अंडर रूट ऑफ t, और 2y dy की जगह क्या आ जाएगा? dt. है ना? अब बताओ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करें? बोलो। वैसे होगा +1 अपॉन रूट पावर. की हाँ, जो बस वो फॉर्मूला लगा दो पावर n वाला, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अरे हाँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पर इनका फॉर्मूला लगा दोगे वही तो लगेगा। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2. और फाइनल आंसर में t की वैल्यू पुट अप कर देना। तो फाइनल आंसर में t की वैल्यू पुट अप करो। t क्या था आपका? 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर है। आगे समझ में? फाइनल आंसर में y जो t है जिसको आपने t माना था वो वैल्यू पुट अप कर दें। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी, अब थोड़ा सा रैपिड फायर चलेगा, थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। अगला करो, सोचो कैसे करेंगे। अभी सिखाया था, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। किसको टी मानोगे? 7 theta plus 5. 7. 7 चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लीनियर के केस में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको टी मान लेना। तो 7 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7 थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1/7. वेरी गुड, 1/7 डी टी। आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस ऑफ टी, डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? डी टी बाई 7, कॉस टी का इंटीग्रेशन कर देना, साइन टी, है ना? बोलो। Yes. Yes, sir. और टी की जगह वापस रख देना जो क्वेश्चन में था। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. चलो
अगला करो, जल्दी बता दो क्या क्या करोगे। सर एक्स को लेंगे। किसको लोगे सोचो, करो, चलो ट्राई करो सब लोग, फाइनल आंसर निकालो अच्छे से, फिर आप मैच करेंगे, जल्दी से निकालो, क्लास मिस मत करना। 10 मिनट 10 से 15 मिनट और एक्सटेंड होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। सर मिस कर दोगे ट्रिग्नोमेट्री तो लगा सकते हैं क्या इसमें? क्या? सर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या इसमें? नहीं 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 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, एक्स क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं है, 3 थीटा की है वो, साइन 3 थीटा की है ना, एक्स क्यूब की कहाँ आइडेंटिटी है ना। आपको तो लॉजिक देखो ना, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करोगे बताओ, किसको टी माने? X cube. एक्स क्यूब को टी मान लो, क्योंकि मुझे पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर dx इक्वल टू dt है ना। Yes यहाँ से sir. एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 उधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 3, और आपने t जिसको माना था, एक्स क्यूब को t माना था, X cube को तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ t है ना, इसकी वैल्यू तो साइन t हो गई, और ये पूरा dt में चला गया, इसकी जगह क्या लिख दिया आपने, dt बाई 3 लिख दिया, हाँ है ना। Yes sir. Yes sir. इसकी जगह क्या लिख दिया, dt बाई 3 लिख दिया ना, ये होगा साइन t, इसको लिख दिया आपने t, और एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिख दिया, dt बाई 3, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस t, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, क्लियर हुआ, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो तो सर। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया बेसिकली, इसको अच्छे समझ लो एक बार। मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब dx, तो सबसे पहले इसको थोड़ा रीअरेंज किया, साइन ऑफ एक्स क्यूब को तो यहीं रहने दिया, और ये एक्स स्क्वायर को dx के साथ लिख दिया, रीअरेंज किया, प्रोडक्ट में तो रीअरेंज कर ही सकते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये आता है, तो इसको अगर t मानो तो ये पूरा dt में चला जाएगा, ये पूरा किस में चल जाएगा, dt में। तो मैंने क्या करा, ये जो एक्स क्यूब था, साइन के साथ जो टर्म था, इसको t माना, एक्स क्यूब का क्या माना, t, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसको आप dt बाई dx लिख दो, तो बेसिकली t का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया अपन ने, ये होकर दिया, ये dx उधर चला जाएगा dt, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता कर ली। अब देखो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन, साइन पहले क्या था, साइन एज इट इज, फिर क्या था एक्स क्यूब को आप एक्स क्यूब को क्या माना आपने, टी माना है, तो एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, टी, एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया, dt बाई 3, कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन टी dt, और साइन टी dt का इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना, आगे समझ में। यस सर। ओके ठीक है, अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जब हम किसी लिमिट x0 से xn में अगर इंटीग्रेट करते हैं, जैसे अपन ने अब तक इंटीग्रेशन किया, अगर मैं इसको किसी लिमिट में इंटीग्रेट करूंगा, आगे जाके आप ऐसा देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, कहां से कहां तक, x0 से लेके xn तक, मान लो कोई लिमिट है, इनको बोलते हैं लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको क्या देगा, दिस वैल्यू गिव्स यू द एरिया अंडर कर्व, मान लो कोई कर्व है fx, यहाँ पर कर्व है fx, यहाँ पर कर्व है fx, इस कर्व का x0 से लेके xn के बीच में ये जो एरिया, ये जितना भी एरिया x एक्सिस के साथ हो रहा है वो देगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या डिनोट करती है, वैल्यू डिनोट्स द एरिया ऑफ दिस कर्व विद x एक्सिस, क्या समझ में आया। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिकली दिस इंटीग्रेशन गिव्स यू द
एरिया ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन। ये इसका इंटरप्रिटेशन। आपको फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूं। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हम आगे 12th में देखेंगे। आपका ऐसा डिनोट होगा, तो मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका जी एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर में एक बार अपर लिमिट रखोगे जी ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं एग्जांपल से समझूंगा, घबराना मत। सबसे पहले आप इंटीग्रेट कर दो, फिर अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो। एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, मान लो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है आपको 1 से 2 तक, तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब? एक्स की पावर 4/4। अच्छा ध्यान रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी करो तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडेफिनेट में। उसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आपने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 तक। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा? एक बार अपर लिमिट, मतलब जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह 2 रख दो, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया? 2। तो आपने अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह लोअर लिमिट रख दो, दैट इज 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आए। तो क्या करना है? पहले इंटीग्रेट करो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह सबसे पहले बी रख दिया, माइनस लोअर लिमिट। एक और सोचो, मान लो इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है? या फिर एक काम करो, cos x ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इंटीग्रेशन कर दो cos x का 0 से π/2 तक। तो कैसे करोगे? सबसे पहले बताओ, cos x का इंटीग्रेशन क्या सीखा अपन ने अभी? sin x। इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसमें लिमिट रखेंगे, ऐसा इसको डिनोट करते हैं ऐसे, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर जहां जहां भी x उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा, दैट इज sin π/2। अपर लिमिट रख दी, अब लिखेंगे लोअर लिमिट माइनस sin 0। अब sin π/2 कितना होता है? sin 90 डिग्री होता है 1, और sin 0 कितना होता है? 0। इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो बेसिकली 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 0 से π/2 में cos के अंदर जो ग्राफ आ रहा है उसका एरिया 1 होगा। इसका समझो अच्छे से। ये मान लो आपकी x एक्सिस है या आपकी y एक्सिस है, अगर मैं cos का ग्राफ ड्रॉ करूं 0 से π/2 में, तो cos का ग्राफ 0 से π/2 में कैसा होता है? ये 0 से π/2 में cos का ग्राफ ये होता है। तो 0 से π/2 में cos का कौन सा एरिया कवर कर रहा है? ये वाला एरिया। तो इस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना है? 1। मतलब ये एरिया कितना हो जाएगा? 1। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स मी द एरिया अंडर कर्व। जैसे मैंने cos का 0 से π/2 में cos का इंटीग्रेशन किया, तो 0 से π/2 में cos के जो cos का ग्राफ जो एरिया बना रहा है उसकी वैल्यू जो आ रही है वो उसका एरिया आ रहा है, ठीक है? 1 स्क्वायर यूनिट। यस सर। हाँ यस सर। इसका डाउट है जल्दी पूछो। हाँ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरी गुड। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, ये आप तब तक देख लो। 3x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना था? डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बोलो। 3। तो अगर 3 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 3x आएगा। यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, 3x। ये रे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 के साथ क्या है? x की पावर 0। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। तो याद रखना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लीनियर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सॉरी, लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? लीनियर टर्म आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैच दो कॉलम है, ये आप ट्राई कर लेना घर पे एक बार। चलो अभी ट्राई कर लो, अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखोगे, देखता हूँ कौन सही लिखता है। गलती मत करना। ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में।
देखो ये जो टारगेट है अपना इंटीग्रेशन, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाना है मुझे, ठीक है, आपको सिर्फ फंडामेंटल सीखना है, इसलिए इसमें आपको प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत फंडामेंटल प्रैक्टिस कर लेना। हाँ शिवी, आपको कोई डाउट है पूछ लो, हैंड रेस किया है आपने, शिवी परी को, ठीक है, सॉरी सर, वो गलती से हो गया तो मैं ओके, सॉल्व कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एक साथ लिखना सारे आंसर, एक एक करके मत भेजो, ABCD का जो आंसर पूरा है तब भेजना एक साथ। लक्ष्य ने बता दिया, साहिल का आ गया, ठीक है। RP क्या क्या आ रहा है, RSPQ, ठीक है, फटाफट देखो, किसका डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू 10 होता है, याद करो, किसका डिफरेंशिएशन ये आता था, sec x, वेरी गुड। तो ए का हो जाएगा R, बचपन में से बहुत करते थे, याद है ना, ठीक है। कॉसेक कॉट किसका डिफरेंशिएशन होता था, जैसे इसका सेकेंड होता है cosec x कॉसेक का, वेरी गुड, तो हो जाएगा माइनस कॉस अपॉन कॉस के, क्योंकि के आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन आता था, minus cot, minus cot वेरी गुड, तो सी का आ जाएगा क्यू, और कॉस का इंटीग्रेशन, sin, चलो याद हो गया, मतलब ठीक है, सबको क्लियर हुआ कैसे आज अपन ने इंटीग्रेशन सीखा थोड़ा बहुत। उसके बाद अपन ने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करो, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपको मैंने सिखाया, उसमें ना मैंने आपको ये बताया कि कैसे अगर कभी कभी एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बस इतना ही आपको फंडामेंटल करना है, बाकी इस चैप्टर को डिटेल में 1.5 महीना बहुत अच्छे से करेंगे, क्लियर है। यस सर। ओके, yes sir, अब आपका देखो, अगर आपको प्रॉपर इसको और करना है अच्छे से, मॉड्यूल कर लेना, मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो मॉड्यूल है मैं वापस से भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस मॉड्यूल को आप अच्छे से करना है, उसमें लॉग भी है, लॉगरिथम भी फंक्शन है, आप चाहो तो लॉग के क्वेश्चन भी वहां से रिवाइज कर सकते हो, उसमें वेक्टर्स भी है, फिजिक्स में जो वेक्टर आता है, इनकेस अगर आपको वेक्टर रिवाइज करना है तो वहां पे कर सकते हो। एक क्वेश्चन में मेरे को सर डाउट था, मुझे अलग से भेज दो, हाँ बोलो क्या डाउट है, पूछो। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, इस टॉपिक से, हाँ बोलो बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो 12th में पूरा एक लेक्चर पढ़ूंगा अभी, इसी नेक्स्ट में आपका जो अभी मई आ रहा है, जैसे रिलेशन अपना कंप्लीट होगा उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चालू हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, इसमें पूरा एक लेक्चर पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक सर, तो मैं अभी ना भेजूँ ना? हाँ अभी नहीं, अभी एक्चुअली जब मैं पढ़ूंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्लियर है। ओके सर, ओके ओके देन एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मॉड्यूल कर लेना ट्राई, ठीक है सब लोग, ओके बाय सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।